हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, रशिया को क्या चाहिए यूक्रेन से। यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं। यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, वो नेटो देशों के साथ रहना चाहता है। साल 2008 में नेटो देशों ने यह फैसला लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सेना संगठन में शामिल करने के लिए विचार कर सकते हैं और तब इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे इस समझौते से दूर हटना पड़ा और ये डील नहीं हो पाई। और तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नेटो देशों को ज्वाइन करने का प्रयास करता रहा और उसने एक ऐसी ही कोशिश साल 2021 में की थी और रशिया ने बड़ा कड़ा एतराज जताया। और रशिया को भी ये मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नेटो देशों में शामिल हो जाए और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेटो के देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए रशिया ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश उसके दुश्मन देशों से मिल जाए। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अगर यूक्रेन नेटो देशों में मिल गया तो नेटो देशों की सेनाएं रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगी और ये रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। नेटो में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है और अब रशिया के सामने चुनौती ये है कि उसके पड़ोसी देश ऑलरेडी नेटो को ज्वाइन है और इनमें एस्टोनिया है, इनमें लातविया है, जो एक ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब ये नेटो के साथ मिल गए हैं और ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगती। और अब यूक्रेन भी नेटो का मित्र देश बन गया तो रशिया पूरी तरह से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। फिर अमेरिका जब चाहे रशिया के गर्दन तक पहुंच सकता है। नेटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि उनके मित्र देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह हमला सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। फिर वो सारे राष्ट्र मिलकर उस हमलावर राष्ट्र के खिलाफ मिलकर युद्ध करेंगे। आज अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो इन देशों को अपनी सेना यूक्रेन में भेजनी ही पड़ती और रशिया इसी कारणों की वजह से यूक्रेन को नेटो देशों के साथ जाने के लिए मना करता है। हालांकि मैं ये बताना होगा कि ये यूक्रेन की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर उसे ऐसा लगता है उसने नेटो ज्वाइन कर लिया होता तो नेटो देशों की सेनाएं उसे बचा लेती। आज भी यूक्रेन को समझ आया होगा कि ये सब देश बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर एक भी सैनिक अब तक यूक्रेन को बचाने के लिए पहुंचा नहीं है। रशिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था, रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग करना हो। हालांकि आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर यूक्रेन नेटो के साथ जाना क्यों चाहता है। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी कि रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रह पाया और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद जब साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी कि सोवियत संघ टूटा, तब 15 नए देश बने, उसमें यूक्रेन भी था। यानी कि असल मायने में यूक्रेन को साल 1991 में ही आज़ादी मिली। लेकिन यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता है कि यूक्रेन कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे। क्योंकि यूक्रेन के लोग आज़ाद बनना चाहते हैं और नाटो से अच्छा विकल्प इस समय उसके लिए कोई है नहीं। सीधी बात में कहे तो यह विवाद यह है कि यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नेटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है कि उसका पड़ोसी देश अगर नेटो के साथ चला गया तो अमेरिका की सेनाएं उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यह पूरा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध की जड़ में और एक बड़ा कारण है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वीय यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पुतिन ने पूर्वीय यूक्रेन में रशिया के बॉर्डर पर स्थित डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जहां साल 2014 से ही रशिया के समर्थन वाले संगठनों का नियंत्रण था। और अब इस जगह पर रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात की है और आप कह सकते हैं कि ये दोनों जगह रशिया द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। यानी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तो रशिया ने पहले ही तोड़ दिया है। इस संकट में हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है, ये हमें समझना होगा। पहली सीख ये है, अगर कोई देश कमज़ोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं रहता। फिर आप कितने भी संगठन ज्वाइन कर लीजिए, संधियाँ कीजिए, मुसीबत के समय कोई बचाने नहीं आता। साल 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हंगेरी के बुडापेस्ट शहर में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी कहते हैं।
और ये संधि ये कहती है कि इन तमाम देशों ने भरोसा दिया था यूक्रेन को कि टकराव की स्थिति में, किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में यूक्रेन के हितों की रक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करे कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करता रहे। और आज इसी संधि पर हस्ताक्षर करने वाले रशिया ने तो यूक्रेन पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पा रहे। बयान पर बयान दिए जा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, टीवी पर आकर बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो जो दो बड़े देश थे जिन्होंने यूक्रेन को कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, वो थे रशिया और अमेरिका। उन दो बड़े देशों में से एक ने तो हमला ही कर दिया और दूसरा बड़ा देश यानी कि अमेरिका बचाने नहीं आया। दूसरी सीख ये है, जो देश अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम नहीं होते, जिनके पास निर्णायक नेतृत्व नहीं होता, मजबूत लीडरशिप नहीं होती, उस देश की रक्षा करने के लिए बाहर का कोई भी देश नहीं आता। लेकिन सच ये है कि आज इस तरह की स्थिति में इन संगठनों का कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया का कोई संगठन कुछ नहीं कर पा रहा। अगर कोई देश अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम नहीं है, तो इन तमाम संगठनों का सदस्य देश होकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तीसरी सीख ये है, जिस देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का दखल होना है, वहाँ अनिश्चितता, अस्थिरता पैदा होना स्वाभाविक है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को टालने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन उनकी कोई कोशिश काम नहीं आई और इसलिए रशिया इन देशों पर भारी साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने आंतरिक फैसलों को अपने हाथ में रखा, कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उनके पास एक मजबूत नेता है व्लादिमीर पुतिन के रूप में। उसने किसी और देश के हिसाब से ये तय नहीं किया कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, इसलिए पूरी दुनिया इंतज़ार करती रही कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा और हर बार पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्राचीन भारत दर्शन में मत्स्य न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि अराजकता की अवधि में जब कोई शासक नहीं होता, तब शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जब सूखा पड़ने पर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह एक शासक या एक देश संघर्ष को अपना सहारा बनाकर कमज़ोर व्यक्ति और छोटे देशों को निगल जाते हैं। और आज बिल्कुल यही हो रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये बात हम समुद्र में स्वीकार कर लेते हैं। जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार डालता है, खा जाता है, जंगल में भी हम स्वीकार कर लेते हैं। और अब ये दुनिया भी कुछ ऐसी ही जगह बनती जा रही है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेल आइकन बटन को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।